कल प्रैक्टिकल किया बेटा? हाँ किया। कोई एरर वगैरह नहीं आई क्योंकि कोई स्क्रीनशॉट नहीं शेयर किया? मतलब मेरे को प्रॉब्लम नहीं आई। चलो गुड गुड। तो वी जस्ट टॉक्ड ऑफ लूप एंड आइटरेशन, ठीक है, और हमने फिर बात करी थी नेस्टेड लूप्स की, ठीक है। अच्छा, नेस्टेड लूप में एक बात ध्यान रखो, जो भी कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स अपन ने पढ़े, ठीक है, एनी कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट कैन बी नेस्टेड इनसाइड एनी अदर कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स, ठीक है। ऑल कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स कैन बी नेस्टेड इनसाइड ईच अदर, ऑल कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स कैन बी नेस्टेड इनसाइड ईच अदर। क्या मतलब हुआ इस बात का कि आप इफ एल्स के अंदर स्विच केस के अंदर लूप, लूप के अंदर फॉर लूप के अंदर वाइल लूप के अंदर डू वाइल के अंदर इफ के अंदर स्विच केस, कुछ भी कैसे भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ऑल कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स कैन बी नेस्टेड इनसाइड ईच अदर, ये बेसिक है, ठीक है। आप किसी को भी किसी के अंदर यूज कर सकते हो, लेकिन जब भी हम नेस्टिंग करें, यानी जब भी हम एक कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट को दूसरे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के अंदर यूज करें, तो हमें कुछ बेसिक बातें ध्यान रखनी है कि प्रॉपर इंडेंटेशन होना चाहिए। प्रॉपर इंडेंटेशन का मतलब क्या कि जैसा भी मैं आपको लिख के बताती हूँ, जैसे हम एमएस वर्ड में इंडेंट्स यूज करते हैं, इंडेंट शब्द का मतलब होता है स्पेस बिटवीन मार्जिन एंड टेक्स्ट, ठीक है। आप जो किनारे से लिखना चालू करते हो उसके और टेक्स्ट के बीच की दूरी इज कॉल्ड इंडेंट। तो इंडेंट इज स्पेस बिफोर टेक्स्ट। तो प्रॉपर हमें इंडेंट यूज करना चाहिए अपना नेस्टिंग के समय। दूसरा, कर्ली ब्रैकेट्स का प्रॉपर यूसेज ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है, क्योंकि अगर ये गड़बड़ हो गए, और नेस्टिंग की जब बात होती है तो हमें ये ध्यान रखना है, जैसे आपका ये एक कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है, ये एक कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है, तो नेस्टिंग जो होगी वो इस तरह से ही होगी, मतलब वो उसके अंदर पूरा आएगा, ठीक है। कभी भी नेस्टिंग ऐसे पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कभी भी नेस्टिंग ऐसे पॉसिबल नहीं है। दिस इज रॉन्ग वे ऑफ नेस्टिंग, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। नेस्टिंग हमेशा इसी तरह से होगी, यानी जो अंदर वाला कंट्रोल फ्लो है वो पूरी तरह से अंदर होना चाहिए। और कर्ली ब्रैकेट्स का प्रॉपर यूज और इंडेंटेशन, इंडेंटेशन से हमारा मतलब है, जैसे अगर अपन इफ के अंदर लूप यूज कर रहे हैं या लूप के अंदर इफ यूज कर रहे हैं, तो जैसे मैंने यूज किया, पहले एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम इफ के अंदर इफ यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इफ, इसके अंदर हमने कंडीशन लगाई, ये हमारे ब्रैकेट्स, ठीक है। अब हम इफ के अंदर इफ यूज कर रहे हैं, तो अब इंस्टेड ऑफ राइटिंग अनदर इफ लाइक दिस, इंस्टेड ऑफ राइटिंग अनदर इफ जस्ट बिलो इट, हम थोड़ा सा स्पेस देके लिखें, ठीक है, इफ, फिर हम इसके कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे और उसको फिर इसके साथ अलाइन करेंगे। इससे बस अपनी रीडेबिलिटी बढ़ती है, ये सिंटेक्स का हिस्सा नहीं है। आप ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा नहीं है कि एरर आ जाएगी, एरर वैरर कुछ नहीं आनी, लेकिन हमारे लिए पढ़ने में आसान हो जाता है। हमें ये क्लियर हो जाता है कि ये वाला ब्रैकेट इस वाले इफ का क्लोज हो रहा है, ये वाला ब्रैकेट ऊपर वाले इफ का क्लोज हो रहा है, और ये जो मैंने एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ के लिखी है इसी को इंडेंट देना कहते हैं। भाई हम कह रहे हैं प्रोग्राम को प्रॉपर इंडेंट करो, प्रोग्राम को प्रॉपर इंडेंट करो मतलब प्रॉपर स्पेसेस देके रखो, जिससे क्या होगा, हमारे कोड की रीडेबिलिटी बढ़ती है। मतलब इंडेंटेशन या कर्ली ब्रैकेट्स वगैरह यूज करने क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि प्रोग्राम रीडेबल हो पाए, उसको आप सही ढंग से पढ़ सको, एरर्स को सही ढंग से रिमूव कर सको। तो और कर्ली ब्रैकेट्स भी इस तरह से हमें एक के नीचे एक लगाने चाहिए, जहां पर हमने स्टार्टिंग कर्ली ब्रैकेट यूज किया है उसके जस्ट नीचे हमने यहाँ पर क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट यूज किया है। इसका जहां पर हमने स्टार्टिंग कर्ली ब्रैकेट यूज किया, जस्ट नीचे, उसी के जस्ट नीचे हमारा उसका क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट है। तो हमें ब्रैकेट्स को ढूंढना नहीं पड़ेगा, हमें ब्रैकेट्स को ढूंढना नहीं पड़ेगा। जैसे अगर ज़्यादा नेस्टिंग करी आपने, इस इफ के अंदर कोई लूप यूज़ कर लिया, उस लूप के अंदर व्हाइल यूज़ कर लिया, तो कितने कर्ली ब्रैकेट्स हो जाएंगे। तो उस केस में आपको कर्ली ब्रैकेट्स चेक करने में दिक्कत हो सकती है। तो बेटर है अगर अपन इस तरह से इंडेंट दे के कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे तो हमें चेक करना आसान हो जाएगा। तो इसीलिए जब भी आप नेस्टिंग यूज़ करें,
प्रॉपर इंडेंटेशन दें, प्रॉपर कर्ली ब्रैकेट्स का यूसेज करें ताकि रीडेबिलिटी आसान हो और एरर्स वगैरह ढूंढना आसान हो जाए, नहीं तो हम अपने कोड में एरर्स ही ढूंढते रहेंगे। ठीक है, तो नेस्टेड स्टेटमेंट जब भी यूज करें तो कोशिश करें प्रॉपर इंडेंट्स और कर्ली ब्रैकेट्स का यूज। ठीक है, नाउ वी आर कमिंग विद अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज जंप स्टेटमेंट्स। अब पहली बात, ये जो जंप स्टेटमेंट्स का टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्पज से। किसी भी एग्जाम में 100% क्वेश्चन आता है इसका, जंप स्टेटमेंट्स। ठीक है, हाँ, प्रोग्राम वाइज दे आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज आइडियली जंप स्टेटमेंट्स शुड नॉट बी प्रिफर्ड इन योर कोड। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें जंप स्टेटमेंट्स अपने कोड में कम से कम काम में लें। ठीक है, लेकिन एग्जाम कोई भी हो, आपका कॉलेज का एग्जाम हो, आरपीएससी का कोई एग्जाम हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई एग्जाम्स हो, कंपनी के टेक्निकल राउंड हो, जंप स्टेटमेंट में क्वेश्चन गारंटीड है। जंप स्टेटमेंट में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो जंप स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, इनको हम अनकंडीशनल ब्रांचिंग भी कहते हैं। ठीक है, जंप स्टेटमेंट्स क्या होते हैं कि नॉर्मली हमारे प्रोग्राम का जो फ्लो है वो सीक्वेंस में होता है, एक के बाद एक आपकी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती चली जाती हैं, पहले जो लिखी फिर दूसरी लिखी फिर तीसरी लिखी फिर चौथी लिखी एंड सो ऑन। तो दैट इज योर बेसिक सीक्वेंस। ठीक है, फिर हमने कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स पढ़े जिसमें हम कंडीशन के बेसिस पे या इफ यूज किया, जैसे कंडीशन चेक करी, कंडीशन अगर ट्रू है तो यहाँ जाएंगे, नहीं तो ये वाले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, यानी ब्रांचिंग अपन ने करी, फिर अपन ने लूपिंग करी जिसमें अपन ने आइटरेशन किया, किन्हीं भी स्टेटमेंट्स को हमने मल्टीपल टाइम रिपीट किया, तो वो अपने कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है। अब जंप स्टेटमेंट क्या है? जंप स्टेटमेंट है अनकंडीशनल ब्रांचिंग, यानी बिना किसी कंडीशन के हम लूप को बीच में टर्मिनेट करना चाहें या हम प्रोग्राम के एक हिस्से से दूसरे हिस्से पर जंप करना चाहें तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? जंप स्टेटमेंट्स। ठीक है, जैसे 3 जंप स्टेटमेंट्स होते हैं बेसिकली, गो टू, लीला all these topics whatever we are studying go as it is in Java। ठीक है, जावा में ये जंप स्टेटमेंट्स हो गए या लूप, इफ एल्स, जो कुछ भी अपन ने पढ़ा वो सब जावा में एज इट इज है। ठीक है, तो ये अपन जावा ही पढ़ रहे हैं, आप ऐसा मान के चलो, कम करके चला। तो 3 जंप स्टेटमेंट्स होते हैं, ब्रेक, कंटिन्यू एंड गो टू। बंद करो, वो स्विच ऑफ करो, उधर वाला। जंप स्टेटमेंट, 3 जंप स्टेटमेंट्स होते हैं, ब्रेक, कंटिन्यू और गो टू। ठीक है, तो नाउ लेट्स सी हाउ दीज जंप स्टेटमेंट्स आर यूज्ड। तो सबसे पहले आता है ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट, ये ब्रेक स्टेटमेंट पहले कहीं यूज किया था कि अपन ने? सोचो एक बार, ब्रेक स्टेटमेंट कहीं यूज किया था कि अपन ने पहले कहीं? ब्रेक कहाँ पे यूज किया था? वेरी गुड। ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट की। इट इज द फर्स्ट जंप स्टेटमेंट। ठीक है, हालांकि हम इसको ऑलरेडी यूज कर चुके हैं स्विच केस में। ठीक है, तो ब्रेक, इसके लिए मैं पहले लिख देती हूँ। ब्रेक स्टेटमेंट किस लिए काम में आ रहा है? इट टर्मिनेट्स, इफ एल्स में नहीं, स्विच केस में यूज करते थे। इट टर्मिनेट्स द एनक्लोजिंग लूप और स्विच केस construct. It terminates the enclosing loop or switch case construct by skipping rest of the statements. By skipping rest of the statements. क्या मतलब? It terminates. Terminates का मतलब क्या होता है? खत्म कर देना। तो it terminates the enclosing switch case. It terminates the enclosing switch case मतलब जिस भी स्विच केस में अपन इसको लिखते थे उसको वहीं पर खत्म कर देते ना, स्विच केस से बाहर आने के लिए ब्रेक लेते थे। तो इट टर्मिनेट्स द एनक्लोजिंग लूप। एनक्लोजिंग का मतलब जिसके अंदर आपने इसको लिखा है, तो जिस भी लूप के अंदर आप इसको लिखोगे उसको वहीं पर खत्म कर देगा, लूप को वहीं पर खत्म कर देगा। बाय स्किपिंग रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स, बाय स्किपिंग रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स मतलब बाकी के स्टेटमेंट्स को छोड़ के। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे मान लीजिए मैंने कोई फॉर लूप यूज किया,
मान लीजिए अपना ये फॉर लूप है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है ये, 1 से लेकर 0 से लेकर 10 तक, ठीक है। और इसके अंदर मैंने यहाँ पर प्रिंट करवाया ठीक है। अब नॉर्मली अगर ये फॉर लूप चलेगा तो आउटपुट क्या होगा, नॉर्मली अगर ये फॉर लूप चलेगा तो आउटपुट क्या होगा, 0 से लेकर 10 तक, नॉर्मली ये 0 से लेकर 10 तक, ठीक है। तो नॉर्मली हमारा ये फॉर लूप का आउटपुट होगा 0 से लेकर 10 तक, ठीक है। लेकिन अब देखिए मैंने क्या किया, अब मैंने इस फॉर लूप के अंदर दो चीजें और ऐड कर दी। अब मैंने इसमें लिख दिया इफ I equals to 5 break, if I equals to 5 break, ठीक है। अब देखिए अगर हमने ये लाइन नहीं लिखी होती, अगर हमने ये वाली लाइन नहीं लिखी होती अगर ये नहीं लिखा होता तो हमारा आउटपुट होता सिंपल 0 to 10, अगर ये नहीं लिखा होता तो हमारा आउटपुट होता सिंपल 0 to 10। लेकिन अब मैंने लिख दिया इफ I equals to 5 ब्रेक, तो 0 प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट करेगा, 2 प्रिंट करेगा, यानी 0 1 2 3 4 तक तो प्रिंट करेगा। लेकिन जैसे ही I की वैल्यू 5 होगी क्या हो जाएगा, ब्रेक, यानी टर्मिनेट। टर्मिनेट मतलब लूप खत्म, आप सीधा लूप से बाहर आ जाओगे तो आउटपुट आपका केवल क्या रहेगा, 0 से लेकर 4 तक, आउटपुट क्या रहेगा, केवल 0 से लेकर 4 तक। तो यहां पर जो अपन ने लिखा, ब्रेक स्टेटमेंट क्या कर रहा है, ब्रेक स्टेटमेंट इस ये हो गया ना आपका एनक्लोजिंग लूप, ब्रेक स्टेटमेंट इस एनक्लोजिंग लूप को टर्मिनेट कर रहा है, खत्म कर रहा है जैसे ही I की वैल्यू क्या हो रही है, 5, ठीक है। तो इट टर्मिनेट्स द एनक्लोजिंग लूप बाय स्किपिंग, ये बाकी के स्टेटमेंट छोड़ दिए ना, बाकी के स्टेटमेंट छूट गए, ठीक है, और लूप आपका खत्म हो गया, ठीक है। तो दैट वे वी कैन यूज ब्रेक स्टेटमेंट, क्लियर है। तो ब्रेक स्टेटमेंट किस लिए काम में आता है, ब्रेक स्टेटमेंट आपके लूप को टर्मिनेट करने के काम में आता है, लूप को खत्म करने के काम में आता है, ठीक है। नाउ वी कम टू अनदर जंप स्टेटमेंट दैट इज कंटिन्यू, ठीक है। ये तो अभी हमने ब्रेक की बात की, अब हम आते हैं कंटिन्यू। ब्रेक क्या कर रहा है, ब्रेक स्टेटमेंट क्या कर रहा है, लूप को या स्विच केस को वहीं पर खत्म कर देता है। अब कंटिन्यू के लिए अगर हम बोलें तो कंटिन्यू क्या करता है, इट ट्रांसफर्स द कंट्रोल टू द नेक्स्ट iteration by skipping rest of the statements, ठीक है। it transfers the control to the next iteration by skipping rest of the statements, यानी ये क्या करता है, ये लूप के अगले राउंड पे कंट्रोल ट्रांसफर कर देता है। मतलब मान लीजिए अपन ने फॉर लूप लिखा, फॉर वही I इक्वल्स टू 0, I लेस देन इक्वल्स टू 10, I प्लस प्लस, और इसके अंदर हमने यूज किया प्रिंट एफ आई। तो नॉर्मली तो अगर हमारा ये लूप चलता तो 0 to 10 प्रिंट हो जाता, ठीक है। नॉर्मली अगर हमारा ये लूप चलता तो 0 to 10 प्रिंट हो जाता, ठीक है। लेकिन यहां पर अपन ने क्या किया, यहां पर अपन ने लिख दिया कि इफ I इक्वल्स टू 5, बहुत समझ में आ रहा है, वेरी गुड। इफ I इक्वल्स टू 5 तो कंटिन्यू, ठीक है। इफ I इक्वल्स टू 5 तो कंटिन्यू, ठीक है। इसकी जगह पे ब्रेक लिखा था तो क्या हो रहा था, फॉर खत्म हो जा रहा था और आउटपुट हो रहा था 0 to 4। लेकिन जैसे ही मैंने कंटिन्यू किया तो कंटिन्यू लिखने से क्या होगा, इट ट्रांसफर्स द कंट्रोल टू द नेक्स्ट आइटरेशन, यानी नॉर्मली हमारा लूप का
जैसे हमारा लूप यहाँ से चलना चालू हुआ, फिर जैसे हम यहाँ पे पहुँचते हैं यहाँ से वापस ऊपर जाते हो ना, यानी लूप का नेक्स्ट आइटरेशन कहाँ से चालू होता है? क्लोजिंग ब्रैकेट से। लेकिन इट ट्रांसफर्स द कंट्रोल टू द नेक्स्ट आइटरेशन बाय स्किपिंग रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट। लेकिन अगर आपने कंटिन्यू यूज किया है तो कंटिन्यू क्या करता है? कंटिन्यू यहीं से कंट्रोल ट्रांसफर कर देता है बाय स्किपिंग रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स। बाकी के स्टेटमेंट्स को छोड़ के कंटिन्यू यहीं से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो अब अगर अपन आउटपुट देखें तो आउटपुट 4 तक तो नॉर्मल है, लेकिन जैसे आई की वैल्यू 5 हुई, कंटिन्यू यानी यहीं से ऊपर चले गए, तो आई की वैल्यू 5 प्रिंट नहीं हो पाएगी ना भाई। आई की वैल्यू 5 के लिए क्या हुआ? कंट्रोल यहीं से वापस ऊपर चला गया, प्रिंटफ प्रिंट नहीं करा। फिर आई की वैल्यू क्या हो गई? 6, तो अब आगे प्रिंट कर देगा। यानी कंटिन्यू के केस में लूप खत्म नहीं होता, कंटिन्यू के केस में लूप टर्मिनेट नहीं होता, जबकि ब्रेक के केस में लूप टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, यहां पर अगर अपन नोट करें तो 5 इज गायब। ठीक है, यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि 5 प्रिंट नहीं हो रहा। ठीक है, तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है इंटरव्यू का और आपके एग्जाम का, ब्रेक और कंटिन्यू में अंतर। तो बताइए ब्रेक और कंटिन्यू में क्या क्या अंतर होते हैं? ठीक है, पहला तो सबसे पहला तो ब्रेक स्विच केस में यूज आ सकता है, कंटिन्यू नहीं आता। ब्रेक स्विच केस और लूप दोनों में यूज आ सकता है, ब्रेक स्विच केस और लूप दोनों में यूज आ सकता है। कंटिन्यू केवल लूप में यूज आएगा, कंटिन्यू स्विच केस में नहीं आएगा। ठीक है, दूसरी बात, ब्रेक लूप को टर्मिनेट करता है। ठीक है, ब्रेक लूप को टर्मिनेट करता है, जबकि कंटिन्यू टर्मिनेट नहीं करता। ठीक है, ब्रेक लूप को टर्मिनेट करता है जबकि कंटिन्यू टर्मिनेट नहीं करता। और तीसरे पॉइंट में अपन उनका सिंटेक्स लिख सकते हैं, एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक अंतर ध्यान रखिए ब्रेक और कंटिन्यू का। तो जंप स्टेटमेंट में ब्रेक और कंटिन्यू, ब्रेक लूप टर्मिनेशन का काम करता है, कंटिन्यू रिपीटेशन का काम करता है। ठीक है, नाउ वी कम टू द थर्ड जंप स्टेटमेंट। इंपॉर्टेंट, ये जो तीसरा जंप स्टेटमेंट है दैट इज गो टू। ठीक है, ये जावा में नहीं होता। लीला, प्लीज नोट दैट गो टू स्टेटमेंट इज नॉट सपोर्टेड इन हायर वर्जन्स ऑफ जावा, जबकि इट इज अ कीवर्ड इन जावा। गो टू जावा का भी कीवर्ड है, सी का कीवर्ड तो है ही सही, बट जावा का भी कीवर्ड है। इट इज अ कीवर्ड इन जावा बट स्टिल नॉट सपोर्टेड। ठीक है, सी में तो कीवर्ड भी होता है, सपोर्टेड भी होता है। इट इज कीवर्ड इन जावा बट स्टिल नॉट सपोर्टेड। नॉट सपोर्टेड का मतलब अगर आप जावा के कोड में गो टू लिख दोगे तो एरर आ जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। सो नाउ वी कम टू गो टू स्टेटमेंट। अब देखिए ब्रेक स्टेटमेंट क्या कर रहा था, लूप के अंदर यूज हो रहा था और लूप को और स्विच केस को खत्म कर रहा था। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या कर रहा है, ये भी लूप में यूज हो रहा है, लेकिन ये लूप के नेक्स्ट राउंड को स्टार्ट कर दे रहा है। नाउ वी कम टू गो टू। ठीक है, हालांकि गो टू इज अ वेरी फ्रेजाइल स्टेटमेंट, इट शुड नॉट बी यूज्ड इन योर कोड, इसीलिए जावा में से इसको हटा दिया गया। बड़ा खतरनाक स्टेटमेंट है ये। देखिए कैसे, गो टू का सिंटेक्स, सिंटेक्स मतलब लिखने का तरीका, तो गो टू का सिंटेक्स है गो टू और उसके आगे हम कोई भी लेबल लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पर लेबल क्या है, लेबल इज एनी वर्ड बट it should not be a keyword or an identifier. It should not be a keyword or an identifier. ठीक, क्या मतलब, गोटो के साथ हम हमेशा लेबल यूज करते हैं, गोटो के साथ हम हमेशा लेबल यूज करते हैं। लेबल क्या होता है,
लेबल एक साधारण वर्ड होता है, कुछ भी वर्ड हम हेलो, हाय, बाय, फ्लैग, माय, कुछ भी लिख सकते हैं। लेबल कोई भी एक नॉर्मल सा वर्ड होता है, लेकिन वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए और वो कोई आइडेंटिफायर नहीं होना चाहिए। वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए और वो कोई आइडेंटिफायर नहीं होना चाहिए। तो लेबल इज एनी वर्ड बट इट शुड नॉट बी अ कीवर्ड और एन आइडेंटिफायर। अब जैसे आपने गो टू लेबल लिखा, पूरे प्रोग्राम में इसको जहां पर भी लेबल लिखा दिखेगा, कंट्रोल वहां पर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, जहां पर भी अब कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड टू द प्लेस वेयर लेबल इज रिटन, followed by a colon. Where label is written followed by a colon. पूरे कोड में इसको जहां पर भी लेबल लिखा दिखेगा जिसके आगे कॉलन होगा, वहां पर आपका कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा। कंट्रोल इज ट्रांसफर टू द प्लेस वेयर लेबल इज रिटन फॉलोड बाय अ कॉलन। ठीक है, मतलब जैसे अब इसका अगर अपन एग्जाम्पल देखें, जैसे अपन ने किया वॉइड मेन, जैसे अपन ने लिखा वॉइड मेन। ठीक है, अब मैंने बड़ा सा प्रोग्राम बनाया है, उसमें कहीं पर भी किसी कंडीशन के बेसिस पे लिख दिया कि इफ कुछ भी, मैंने लिख दिया गो टू बाय। तो पूरे प्रोग्राम में इसको जहां पर भी बाय लिखा दिखेगा जिसके आगे कॉलन होगा, कंट्रोल वहां चला जाएगा। ठीक है, जैसे यहां पर कुछ स्टेटमेंट्स हैं आपके, यहां पर बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं, यहां पर बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं। तो क्या होगा, जैसे ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, गो टू बाय यानी कंट्रोल कहां चला जाएगा, पूरे प्रोग्राम में जहां पर भी ये लेबल लिखा दिखा है जिसके आगे कॉलन है, वहां पर आपका कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर है? तो दैट इज गो टू। ठीक है, अब यहां पर गो टू क्यों मैंने बोला खतरनाक स्टेटमेंट है, या आगे की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में गो टू को क्यों हटा दिया गया है, सोच के देखिए। मान लीजिए मैंने ऐसा ही कुछ कोड लिखा हुआ है, अब यही मैंने इफ मेन वाला फंक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैंने बिना इफ के लिख दिया गो टू बाय, और ये बाय मैंने कहाँ लिख दिया, लास्ट में जहां आपका प्रोग्राम खत्म होता है। तो अब क्या होगा, आपका प्रोग्राम चलेगा, जैसे इस लाइन पे आएगा सीधा यहां से कहां पे आ जाएगा, बाय पे। ये वाले स्टेटमेंट चलेंगे क्या, ये वाले, ये चल ही नहीं पाएंगे। अनकंडीशन आप सीधा यहां पे आ गए, पहली गलती। दूसरा, अगर आप सोच के देखो, अगर आप यहां पर बाय मैंने यहां लिखने की जगह यहां लिख दिया, तो अब क्या होगा, मेन दोबारा चलेगा, वेरिएबल्स दोबारा क्रिएट होंगे, सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए गो टू को हायर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से हटा दिया गया है, क्योंकि गो टू बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है आपके कोड में। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने गो टू यहां लिख दिया, ठीक है, अब क्या होगा, यहां से वापस बाय यहां पे, अब क्या वेरिएबल्स दोबारा क्रिएट करेगा, सबसे ऊपर तो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना अपन, तो क्या यहाँ पे वापस वेरिएबल्स बनाने लग जाएगा। ठीक है, तो ये तो खतरनाक है। या एक और बात, अगर मैंने बाय 2 बार लिख दिया, अब क्या होगा, अब आपका कंपाइलर ही हैंग हो जाएगा। तो ये ऐसे खतरनाक यूजेस है गो टू के, जिनकी वजह से
गो टू स्टेटमेंट बहुत ही प्रोग्राम को अटका सकता है, बहुत ही खतरनाक हो सकता है, आपका इनफाइनाइट लूप कर सकता है। तो इसीलिए गो टू को हायर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से हटा दिया गया है, बट स्टिल इट इज़ अ जंप स्टेटमेंट। तो जंप स्टेटमेंट बेसिकली 3 होते हैं, ब्रेक, कंटिन्यू एंड गो टू। ब्रेक स्टेटमेंट लूप और इफ एल्स के अंदर हम, स्विच केस के अंदर हम यूज़ करते हैं। ब्रेक को हम लूप और स्विच केस दोनों में काम में ले सकते हैं। और ये क्या करता है, जहाँ पर भी हम इसको लिखते हैं आपका लूप वहीं पर ख़त्म हो जाता है। फिर कंटिन्यू स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, कंट्रोल को लूप के नेक्स्ट राउंड पर ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, और बाकी के स्टेटमेंट्स को छोड़ देता है। और ऐसे गो टू सबसे ज़्यादा खतरनाक है। गो टू टोटली अनकंडीशनल ब्रांचिंग है, बिना कंडीशन के आप प्रोग्राम के एक हिस्से से दूसरे हिस्से पे जंप कर सकते हो। आपने लिख दिया गो टू लेवल, पूरे प्रोग्राम में जहाँ पर भी लेवल लिखा दिखेगा जिसके आगे कॉलन होगा वहाँ पर आपका कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन अगर आपने गो टू को सही ढंग से यूज़ नहीं किया तो आपका प्रोग्राम हैंग हो सकता है, आपका सिस्टम करप्ट हो सकता है, ठीक है। तो दैट वे वी कैन यूज़ ब्रेक, गो टू एंड कंटिन्यू। एक बार इनके एग्जाम्पल्स भी ट्राई आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अपना ठीक है, वही 0 से लेकर 10 तक का लूप। अब इसके अंदर अपन ने सिंपल आई को प्रिंट करवाया, ठीक है, सिंपल अपन ने आई को प्रिंट करवा दिया। सेव करते हैं, सेव करते हैं, रन करके देखते हैं तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, 0 से लेकर 10 तक, ठीक है। तो आउटपुट इज 0 to 10, ठीक है। और यही अगर मैं इसकी जगह पर, अब ये तो हो गया नॉर्मल केस, अब मैंने यहां पर कंडीशन लगा दी इफ i इक्वल्स टू 5, तो मैंने क्या किया, ब्रेक। ये जो मैंने स्पेस छोड़ के लिखी है ना, ये इंडेंट करना कहलाता है, ठीक है। तो इफ i इक्वल्स टू 5 ब्रेक, तो जैसे i की वैल्यू 5 होगी ब्रेक, तो बताओ अब आउटपुट क्या आना चाहिए, 0 से लेकर 4 तक। रन करते हैं, आउटपुट देखते हैं, ठीक है। ब्रेक की वजह से आपका लूप टर्मिनेट हो गया, ठीक है, और बाकी के स्टेटमेंट्स स्किप हो गए, ठीक है। और यही अगर इसकी जगह पर अपन कंटिन्यू यूज करेंगे तो 5 स्किप हो जाएगा, बाकी आउटपुट आ जाएगा। पंखा बंद करना हो तो कर देना है ना, नहीं उसको खांसी चल रही ना शिवी को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 प्रिंट नहीं हुआ। दैट वे वी कैन यूज ब्रेक एंड कंटिन्यू, ठीक है। अब गोटू का एक एग्जाम्पल देखते हैं। गोटू बड़ा खतरनाक स्टेटमेंट है। ठीक है, मान लीजिए कुछ भी अपना कोड है, ऑब्वियसली कुछ भी नहीं लिखा। सेव करते हैं, तो सब प्रिंट हो जाएंगे, ट्राई हाय बाय माय गाय। आज ड्रामेबाजी नहीं,
ठीक है, तो दैट इज नॉर्मल स्टेटमेंट है ना, ये तो सब प्रिंट हो गया। अब देखिए, अब मैंने क्या किया, यहां पर लगा दिया कोई भी शब्द लिख सकते हैं, ठीक है, और यहां पर लिख दिया फ्लैग। बताओ आपके हिसाब से क्या आउटपुट होगा? ट्राई क्यों नहीं प्रिंट होगा? ट्राई तो प्रिंट होगा ही ना, ट्राई तो गोटू के पहले हो गया, ट्राई फिर माय और गाय, ठीक है। सेव करते हैं, चला के देखते हैं। ठीक है, तो दैट इज द आउटपुट। ठीक है, तो यहां पर हाई और बाय वाली लाइन चल ही नहीं रही, एग्जीक्यूट ही नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि आपने बिना किसी कंडीशन के, ठीक है, और अगर अपन कंडीशन लगा दें ठीक है, अब मैंने मान लो आई की वैल्यू दे दी 4, अब क्या प्रिंट होगा बताओ? सारे प्रिंट होंगे, ठीक है, क्योंकि ट्राई, और अगर आई ग्रेटर देन 5 होता तो फ्लैग पे जाते, ठीक है, तो अभी तो सारे प्रिंट हो जाएंगे। सेव करा, रन करा, और यही अगर, ठीक है, तो यहां पर अभी सारी वैल्यूज प्रिंट हो गई, और आई की वैल्यू अगर मैं 24 कर दूं तो अब क्या प्रिंट होगा? ट्राई माय एंड गाय, ठीक है। फ्लैग को अपन यहां भी लिख सकते हैं, लेकिन लेबल को हमें एक ही बार यूज करना चाहिए, ठीक है, लेबल को हमें एक ही बार यूज करना चाहिए। लेबल शुड बी यूज ओनली वंस, वेरी इंपॉर्टेंट। लेबल शुड बी यूज्ड ओनली वंस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप अपने कोड में 4-5 बार लेबल लिख दो, ठीक है, तो लेबल आपको केवल एक ही बार यूज करना चाहिए अपने कोड में। क्लियर है? तो आप अपने कोड में जहां पर भी लेबल लिखोगे, कंट्रोल वहीं पर ट्रांसफर हो जाएगा। हायर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे जावा, इनमें से गोटू को हटा दिया गया, ठीक है। तो दैट वे वी कैन यूज दिस जंप स्टेटमेंट, ब्रेक, कंटिन्यू एंड गो टू। क्लियर है? तो इनको प्रैक्टिकल करके देखो। अब जैसे कई बार हम अपने प्रोग्राम में इनको जरूरत के हिसाब से भी यूज करते हैं, जैसे प्राइम नंबर है, अब आपको चेक करना है कोई भी नंबर प्राइम है या नहीं, तो अपन उसको ऐसा कर सकते हैं, डिवाइड कर करके देख सकते हैं भाई कोई भी नंबर n है वो प्राइम है या नहीं, या नंबर की एंट्री लेनी है जब तक वो जीरो नहीं डालता, तो जैसे वो जीरो डाले ब्रेक, जैसे वो जीरो डाले ब्रेक, लूप खत्म। या जैसे प्राइम नंबर है, मुझे किसी भी नंबर n को चेक करना है कि वो प्राइम है या नहीं, तो एक तो अपन फैक्टर्स काउंट कर लें, उससे भी निकाल सकते हैं जो अपन ने किया था, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया फैक्टर्स काउंट करके। दूसरा तरीका क्या हो गया कि हम 2 से लेकर n-1 तक सबसे डिवाइड करके देखें, सबसे डिवाइड करके देखें, अगर ये किसी से भी डिवाइड नहीं होता है तो ये क्या होगा? प्राइम। अगर ये किसी से भी डिवाइड नहीं होता है तो ये क्या होगा? प्राइम। तो अब हम चेक कर सकते हैं, हमने लिया लूप फॉर i इक्वल्स टू 2, i लेस देन n-1, i प्लस प्लस, यहां पर अपन ने चेक कर लिया कि इफ नंबर इज डिविजिबल बाय i, अगर नंबर i से डिवाइड हो गया मतलब हमारा नंबर नॉट प्राइम। भाई डिवाइड ही हो गया तो प्राइम थोड़ी रहा। और फिर लूप को खत्म कर दें, क्योंकि अगर मान लो 2 से ही डिवाइड हो गया, मान लो आपने यहाँ पे n की वैल्यू डाली 1000, तो अभी ये लूप तो अपना 2 से लेकर 999 तक चलेगा, जबकि 1000 तो 2 से ही डिवाइड हो जाता है, तो आगे क्यों डिवाइड करूँगा? तो इसलिए हमने नॉट प्राइम करके क्या कर दिया? ब्रेक। तो जंप स्टेटमेंट अपन जरूरत के हिसाब से यूज भी कर सकते हैं, बट हाँ अवॉइड करने चाहिए, गो टू तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। सो दैट इज ऑल अबाउट जंप स्टेटमेंट्स इन सी। ठीक है, क्लियर है?